हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, ये हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आमतौर पर जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं या बेचते हैं। प्रॉपर्टीज खरीदने और बेचने के इस सिलसिले के अंदर ऐसे भी सिचुएशंस जरूर आ जाती हैं कि जिसके अंदर कभी कभी एक पार्टी या तो प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पा रही है या बेच नहीं पा रही है समझौता और एग्रीमेंट करने के बावजूद। सपोज मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और मिस्टर बी उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के होने के बावजूद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके अंदर ए या तो बेचना नहीं चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को या बी उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आपने एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा और बेचा जाएगा और इसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। ऐसा ही एक कानून है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसके अंदर आप किसी खास कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी खास एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इस कानून का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज आपने 50 गज की एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी जिसका आपने एक एग्रीमेंट भी किया और जब आपका वो वक्त आता है जिस पर आपको उसकी सेल डीड अपने नाम ट्रांसफर करानी थी और बकाया रकम बेचने वाले को देनी थी और पता ये लगता है कि अब बेचने वाली पार्टी उस प्रॉपर्टी को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी वजह से वो आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि जब भी कभी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये एग्रीमेंट हमेशा एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। आमतौर पर हमारे समाज में ये प्रैक्टिस है कि कोई भी 50 लाख की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन उसको आप 10 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे जाकर 2 गवाहों की मौजूदगी में नोटरी से आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। यहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नोटरी का ये स्टैम्प पेपर पूरी तरह से अमान्य है, लेकिन हमेशा नोटरी के ऐसे स्टैम्प पेपर्स को कोर्ट के अंदर साबित करने में ज्यादा परेशानी आती है और एक लंबा प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ता है। तो यहां पर जो मेरी सबसे पहले एडवाइस है कि आपको पास अगर एक एग्रीमेंट है तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास नोटरी का एग्रीमेंट है तो वो भी मान्य होता है। जब आपके पास एग्रीमेंट है तो जो आपने एक निश्चित तारीख है जिस पर आपको अपने नाम प्रॉपर्टी के पेपर करवाने थे और खरीद के पैसे उस अपोजिट पार्टी को देने थे, उस तारीख पर आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर एक आवेदन करना है। आमतौर पर अलग अलग रजिस्ट्रार, दिल्ली, यूपी, अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको सिंपल ही समझना है कि उस दिन आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर एक एप्लीकेशन जरूर देनी है जिसके अंदर आपको ये आवेदन करना है कि आज हम अपनी इस प्रॉपर्टी को इस व्यक्ति के साथ खरीदना चाहते थे जिसके लिए आज कोर्ट के अंदर हम हाजिर हैं। फ्रेंड, जब आप सुबह में ये आवेदन देते हैं और शाम के 4 बजे तक वो व्यक्ति वहां पर अपीयर नहीं होता है तो फिर आपका ये एक रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के सामने दर्ज हो जाता है कि इस तारीख में आप एक सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाने आए थे लेकिन बेचने वाला व्यक्ति वहां पर नहीं आया। इसकी सूचना फिर आप सेलर को यानी कि प्रॉपर्टी बेचने वाले को देते हैं कि आज इस तारीख को आपको आना था लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं आए हैं और ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको दोबारा से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या जो भी आप अप्रोप्रिएट टाइम समझते हैं आप उस नोटिस के माध्यम से बेचने वाले को देंगे और उसको ये कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम इस तारीख में इस रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर खरीदी और बेची जाएगी, इसलिए आपका वहां पर आना, आपकी फिजिकल अपीयरेंस वहां पर होना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यदि वो उस नोटिस को पाने के बावजूद भी नहीं आता है तो फिर आप कोर्ट के माध्यम से आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कई सारी धाराएं इन सारी चीज़ों को डील करती हैं और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इन मैटर्स के अंदर बहुत लंबी तारीखें नहीं लगती हैं, मैटर जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आजकल कोर्ट बड़ी फास्ट तरीके से काम कर रही हैं, तो आपका इस तरीके से आप अपने इस एग्रीमेंट को, आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराकर अपने नाम पर अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। फ्रेंड, दूसरी तरफ जो ऑप्शन है वो ये है कि सपोज कोई खरीदार किसी प्रॉपर्टी को का बयाना करता है, 5 लाख रुपए उसने बयाने के तौर पर दिए
और आप वो प्रॉपर्टी बयाना देने के बावजूद भी नहीं खरीदना चाहता, तो ऐसे सिचुएशन में आमतौर पर क्या होता है कि जो सेलर होता है वो एक क्लॉज एग्रीमेंट के अंदर बनाकर चलते हैं कि यदि आपने इस तारीख तक ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो आपका ये बयाना जब्त कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये एक ऐसा क्लॉज है जिसके अंदर हमेशा प्रेशर प्रॉपर्टी खरीदने वाले के ऊपर होता है और वो इसी प्रेशर के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी को खरीद भी लेते हैं। अगर आप स्टिल उस व्यक्ति को ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको बिल्कुल सरल शब्दों के अंदर ये पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपके लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसे क्राइसिस के अंदर एक रेमेडी प्रोवाइड करता है। इसके बावजूद भी अगर मेरे इस टॉपिक में कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे उसे इनबॉक्स में लिखिए, मैं टाइमली आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।